नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। सिलसिलेवार कई सारे कार्यक्रम आप सब लोगों के सामने लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक रुचिता तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड की पहले बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। पहली नियुक्ति के तौर पर बागेश्वर में सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर वो रही। उसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय में वित्त अधिकारी रही हैं। चिट फंड सोसाइटी में रजिस्ट्रार के पद पर रही, तो वहीं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में वित्त नियंत्रक का जिम्मा उन्होंने संभाला है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग में मुख्य वित्त नियंत्रक वो रही हैं और इस वक्त उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक का जिम्मा संभाल रही हैं। उनकी इस पूरी जर्नी को, पूरे सफर को आज हम जानेंगे और साथ में महिला अधिकारियों को प्रशासनिक सेवाओं में क्या दोयम दर्जा झेलना पड़ता है, क्या ट्रेंड बदले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। रुचिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। रुचिता जी, इतने बड़े प्रशासनिक पद पर आप हैं, क्या वहाँ भी महिला अधिकारियों को दोयम दर्जे के व्यवहार से गुजरना पड़ता है? सच तो नहीं है। जिस समय मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लगभग 20 साल पहले की बात है, उस समय शायद सबसे पहले ये प्रश्न उठता था कि क्या महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए। उसी से कई चीज़ें डिसाइड होती थी। अगर आप देखें तो क्या विषय आप लेंगे, कहाँ जाएंगे, अगर आपको उसकी परमिशन मिल जाती थी, कि अगर आपको नौकरी करने की परमिशन मिल जाती तो उससे डिसाइड करते थे पेरेंट्स कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे क्या नहीं लेंगे। और एक बार ये डिसाइड होता था तब आप, जबकि आप अगर देखें तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपके पुरुष काउंटर पार्ट जितने भी हैं उनको कभी इस परमिशन से जैसा जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए जैसे आपने जनरली देखा होगा कि पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा एक होता है कि लड़की है, टीचिंग जैसा प्रोफेशन सही रहता है, नर्सिंग सेवा वाला, टीचिंग पढ़ाने वाला। जैसे इंटरमीडिएट के बाद वो आपको एनकरेज करेंगे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप बायोलॉजी लीजिए, क्योंकि उससे डॉक्टर बन के वो एक अच्छा माना जाता है, या टीचिंग करके अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके का सोशल सेटअप तो उस समय था, तो वो चीजें तो आपको फेस करनी पड़ी। मैं थोड़ी विद्रोही थी, तो मैंने बायो नहीं ली, मैंने मैथ्स ले ली। इसलिए फिर वो एक सफर दूसरा अलग सा चला। मैम, ये भी रहता था कि मैथ्स कहाँ लड़कियां पढ़ पाएंगी? हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत कम होती थी जो मैथ्स कम पढ़ते, मतलब मैथ्स लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी ज्यादातर उस समय। पर हमारे टाइम में फिर भी एक ट्रेंड बढ़ गया था। हमारे क्लास में थे काफी लोग जिन्होंने गणित लिया था इंटरमीडिएट उस पे। जी, तो आपका मूलतः गांव जो है वो सरण गांव है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो पिताजी क्या पहले ही यहाँ शहर में आ चुके थे? आपकी एजुकेशन क्या शहर से हुई है? जी, मेरे फादर पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, असिस्टेंट इंजीनियर। क्योंकि यूपी था उस समय, जगह जगह उनका स्थानांतरण होता रहता था। तो माँ ने हमारी डिसाइड किया कि ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई प्रॉब्लम में हो जाएगी। जनरली आप देखेंगे कि पहाड़ों में ऐसा ही होता है। तो जो भी नौकरी पेशा होता है उनके मदर्स जो हैं वो एक जगह स्थापित हो जाती है। मेरी मदर भी नैनीताल में रही, मेरा छोटा भाई है, हम दोनों जो हैं वहीं, मतलब उन्होंने किराए में मकान लेके हमको वहाँ से पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है। उसके कारण हम लोग की बड़ी अच्छी स्कूलिंग हुई। मैंने रामनी से, नैनीताल सेंट मेरीज कॉन्वेंट से अपनी स्कूलिंग करी, ब्रदर ने मेरी सेंट जोसेफ से करी। तो उस वजह से हम लोग की स्कूलिंग बहुत अच्छी हो गई। जी। अब चूंकि हम नैनीताल में इस वजह से सेटल हो ही चुके थे, तो इसलिए फिर हायर एजुकेशन भी वहीं से हुई। तो गणित लेने के बाद आपने तय कर लिया था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है? मेरे बचपन से दिमाग में था। इनफैक्ट अगर आप मेरी स्कूल मैगजीन भी देखेंगी तो उसमें भी जब आपसे पूछा गया था, 10th में मुझसे पूछा गया था कि एम क्या है, तो मैंने यही लिखा था, IAS PCS ऑफिसर। पर घर में मेरे फादर का थोड़ा सा वो था कि वो उनका ये मानना था कि प्रशासनिक सेवाएं बहुत अच्छी नहीं होती। तो वो हमेशा मुझे एनकरेज करते थे कि मैं टीचिंग करूं या मैं कॉलेज में पढ़ाऊं या उसमें। तो उनका हमेशा ये रहता था। और उनका ये एक हमेशा कहना था कि जैसे उन्होंने कई और लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने IAS क्वालिफाई किया, आप क्वालिफाई करो पर नौकरी मत ज्वाइन करना। अच्छा। तो उस वजह से उस समय प्रिपरेशन नहीं की। पर फिर कहीं ना कहीं था। तो जब मैंने गणित में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बीच में उन्हीं की इन्फ्लुएंस से मैंने बीएड भी किया। उन्होंने कहा तो मैंने बीएड भी किया।
पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से। पर फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, तो आप तैयारी में जुट गई। फिर मैंने टीचिंग ले ली थी उस समय, क्योंकि मैं वहीं सेंट मेरीज में पढ़ाने लगी थी, नैनीताल में। हाँ। उसी के साथ साथ मैंने सेंट जोसेफ में भी पढ़ाया कुछ समय। और जब मैं सेंट जोसेफ में पढ़ा रही थी, तैयारी में उस पूरे दौरान में तैयारी कर ही रही थी। और सेंट जोसेफ में कराते हैं, फिर मेरा प्री में हो गया, फिर उसके बाद फिर मेंस निकाल लिया। मैम, तो शुरुआती आपने कहा कि वो ट्रेन नहीं था कि महिलाएं इस नौकरी में जाएं। आपके वक्त में कितनी महिलाएं आपके पहले बैच में थी? हम लोग जैसे मेरे उसमें हम लोग 4 महिलाएं थी। ट्रेनिंग आप लोगों की उसके बाद हुई होगी? उसके बाद हुई, हाँ। तो ट्रेनिंग के दौरान सहकर्मी जो पुरुष होते हैं, कभी कोई कमेंट कसा जाना, कुछ इस तरह का भेदभाव और डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं, वो आपने कहीं फील किया? ऐसा नहीं हुआ कहीं फील? मतलब हम लोग, हमारा फर्स्ट बैच एक बहुत ही बढ़िया, अभी तक उसकी कमांडरी मतलब बहुत अच्छी है। हम लोग की जो आपस की फ्रेंडशिप है, और जो फाउंडेशन कोर्स हमारा हुआ था, तो उसने एक बहुत अच्छी स्वस्थ फ्रेंडशिप की नींव डाली, जो आज तक है। तो ऐसा हमें कभी वहां पे महसूस नहीं हुआ, सब मतलब बराबर ही थे। उसके बाद जिन जिन पदों में आप रही हैं, कहीं आपने कुछ फेस किया हो या आपको लगा हो कि मतलब इतने बड़े पद में आने के बाद भी कहीं ना कहीं वो मानसिकता रहती है पुरुषों की? क्या ऐसा कभी फील किया? परोक्ष रूप में आप कहीं भी देखेंगे, जैसे मैं जब जिन महिलाओं के उसमें आती हूँ, कांटेक्ट में आती हूँ, चाहे ऑफिस में हूँ चाहे घर में हूँ, जो कामकाजी हैं, तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से उनको एक तरीके से, मतलब आप अगर वैसे देखेंगी, फॉर्मली तो कहीं नहीं है, क्योंकि फॉर्मली हमारे बड़े अच्छे रूल्स बने हुए हैं। अगर आप देखोगे कि अगर एक पुरुष उस पद पे है और एक महिला उस पद पे है और प्रमोशन होना है, तो कहीं पे ये भेदभाव नहीं होगा। अगर दोनों अहर्ताएं रखते हैं तो दोनों प्रमोट किए जाएंगे, जो भी मेरिट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कभी नहीं होगा। पर इनफॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह ये नजर आएगा। मतलब अगर किसी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग तक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखिएगा कि विमेन सेंसिटाइजेशन नहीं होगा। मैंने कई बार देखा, जैसे मैं उच्च शिक्षा में थी तो टॉयलेट ही नहीं था वहां महिला, है ना। फिर उसके बाद में बनाया तो एक कॉमन, मतलब महिला अधिकारी के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए अलग टॉयलेट, वो भी जब बहुत ज्यादा कहा गया तो वो तब एक अलग टॉयलेट बनाया गया जब कहीं। तो इस तरीके की आप देखेंगे, चाहे थानों में हो चाहे कचहरी में हो, इस टाइप की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तक में प्रॉब्लम मिलेगी, है ना। तो वहां आपको देखेंगे कि वहां तक वुमेन सेंसिटाइजेशन नहीं है। या हमारी सरकारी स्ट्रक्चर ही अगर आप ओवरऑल देखें तो उसमें, क्योंकि चाहे काम के आवर्स ले लें या और चीजें ले लें, वो कहीं पे भी वुमेन ओरिएंटेड नहीं है। और जो दूसरा एक वो होता है कि उनको लगता है कि महिलाओं को हमने अब परमिशन दे दी है काम करने की, तो वो दोनों काम ठीक से करेंगे, मतलब उनको दोनों काम करना है। अभी भी आप महिला दिवस के बाद न्यूज़पेपर्स में देखिएगा, जो इंटरव्यूज अगर आप महिलाओं के पढ़ेंगे तो उसमें बार बार वो सुपर वुमेन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ये दोनों चीज को बहुत अच्छा बैलेंस कर रही हैं। क्या कभी आपने अपने मेल काउंटर पार्ट्स के लिए ऐसा सुना है? उनके लिए कभी नहीं कहेंगे कि वो दोनों काम कर रहे हैं। तो केवल, अच्छा, हम लोग भी इस लेबल को अच्छी तरह ले लेते हैं, हम भी अपने आप को सुपर वुमेन सोचने लगते हैं, जबकि इससे हमें कहीं फायदा नहीं हो रहा। वहां पे जहां पे जरूरत है वहां पे तो सब सुपर वुमेन कह दे रहे हैं, पर क्या आपके जॉब में या उसमें इससे कुछ हो रहा है? नहीं। जब आप जॉब में आते हैं तो अगर वर्किंग महिला है, उसके घर हैं, बच्चे हैं, तो आप देखिएगा जनरली 10 बजे जो महिला आ रही है वो घर का पूरा काम करके आ रही है, वो अपने हस्बैंड और बच्चे का टिफिन तैयार करके आ रही है। घर में पीछे अगर अपने माँ या जो भी सास ससुर उन लोग को छोड़ के आ रही है, उनका पूरे ऑफिस टाइम तक की तैयारी करके आ रही है। उसके बाद वो यहाँ आ रही है। यहाँ आके भी क्या होता है कि अगर उसको देर हो जाती है इस पूरे उसमें, या उसको कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे कहते हैं कि प्रायोरिटी फिक्स करो भाई। ये तो, और एक जनरल ट्रेंड ये रहता है कि अरे देखो ये है, इन महिलाएं हैं, इनको तो घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखना, काम ढंग से नहीं करते, जबकि ऐसा कहीं होता नहीं है। उसमें जो एनर्जी वेस्ट हो रही है घर की जो ड्यूअल काम करने की वजह से, वो उसका कहीं पे भी कोई वो नहीं है। मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, दो काम आप कर रहे हो, कहाँ कहीं पे कोई होता है? या जैसे अगर आप देखो जो हमारा अप्रेजल मिलते हैं हम लोगों को, उस अप्रेजल में कहीं पे इसकी बात होती है? तो कहाँ बराबरी है? कहीं ये 2 काम की बात होती, या तो दोनों काम वहां पे भी बांटे जाए, या महिलाओं के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि उसको वो काम ना करना पड़े। ऐसा तो होता नहीं है कहीं पे भी। कहाँ होता है ऐसा? मुझे लगता है बहुत ही इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि उसके बाद एक खामोशी, एक चुप्पी की जरूरत है कि ये सवाल हैं इतने बड़े बड़े। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि इस तरह का सेंसिटाइजेशन न तो बिल्डिंग्स, पूरा ढांचा जो हम देखते हैं उनमें कहीं नहीं दिखता है, तो ये तो बहुत दूर की, अभी कहीं तक चर्चा भी नहीं है इसकी अभी कि होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल नहीं, पर चेंज है। जैसे उसके बाद जब हम गए तो हमने देखा कि जब हम हर जगह कहते थे तो होता था,
मतलब ये है कि कहीं कहीं पे तो ऐसा लगता है हम- कि पहल करनी पड़ेगी हमें पहल करनी पड़ेगी और हमको कहना पड़ेगा ना। हम कहीं पे ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे लिए कहेगा, या जो हमारी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा वो क्यों कहेगा, हमको फिर अपनी वो प्रॉब्लम समझ के खुद कहना पड़ेगा ना। फिर वो भी एक कंफर्ट जोन में है, हाँ, वो क्यों बाहर आना चाहेगा। आप ऑफिस में ही देखें, जब महिलाएं आती हैं, महिला कितनी कंफर्टेबल होती है ऑफिस में, होती है। अपने पुरुष सहकर्मी के कंपैरिजन में देखें तो वो नहीं होती। उसके लिए असुरक्षा भी एक प्रॉब्लम है, और उसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कई चीजें हैं। तो वो कहाँ इतनी सुरक्षित है, उसको कहाँ बराबर का माहौल मिल रहा है, पर वो कह भी नहीं रही। बिल्कुल, अगर वो कह नहीं रही तो दूसरे को समझ में कैसे आएगा। तो कहीं ना कहीं वो हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी ओवरबर्डन है। मुझे लगता है कि उसके पास समय भी नहीं होता और इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो जाके कहे, पर ये हमें कहना पड़ेगा अपने लिए, अपने राइट्स के लिए तो कहना पड़ेगा। जो इक्का दुक्का कहती हैं तो वो ना वो बोल्ड कही जाती हैं, इस तरह की उपमाएं मिल जाती हैं उन्हें, तो फिर वो इक्का दुक्की हो पाती हैं बस। फिर बात जैसे नीलिमा नाहिद दुरानी है, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि औरत अपना आप बनाए तब भी मुजरिम होती है। क्या बात औरत अपना आप बनाए तब भी मुजरिम होती है, औरत अपना आप गंवाए तो भी मुजरिम होती है। ओह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो बेहतरीन हम बात। तो उसको हर जगह हम उसको कोने में ही खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एक तो महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा खुद अपने आप में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब किरण बेदी मैम ने हैदराबाद में ट्रेनिंग करी अपनी पुलिस की, तो जो उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, उन्होंने वो सारी पीटी टेस्ट पास किए, चाहे वो बीम हो, चाहे ऊंची कूद हो, चाहे रेस हो, जो भी है, जो पुरुषों के लिए मानक के अनुसार बने थे, उन्होंने वो सारा क्लियर किया। बहुत बढ़िया बात थी। किंतु उसी के थर्ड बैच में जो हमारी फर्स्ट डीजीपी यहाँ पे कंचन चौधरी भट्टाचार्य, उन्होंने जब ज्वाइन किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। उसने कहा देखिए, बायोलॉजिकली हम हाइट में सब चीज में कम है, तो हम उतना क्यों करेंगे, आप हमारे हिसाब से मानक बनाइए ना, और वो मानक बदले। तो जब किसी ने उसके अगेंस्ट स्टेप कहा, उसने बोला, तभी तो वो हुआ, नहीं तो कोई ध्यान ही नहीं देता। बिल्कुल, क्योंकि भाई बेसिकली जो सरकारी स्ट्रक्चर है वो बना तो पुरुषों के हिसाब से। इसमें किरण बेदी जी को भी हम सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने एटलीस्ट वो चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन चौधरी भट्टाचार्य जी ने भी वो साहस किया कि हम क्यों आपके मानकों में खरा उतरे, आप हमारे हिसाब से मानक बनाइए। बिल्कुल, हम वो कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं मांग रही थी, वो ऐसा थोड़ी कह रही थी कि मेरे लिए हटा दो। पर जो जितने भी वो पीटी टेस्ट पे एक डेफिनेट शारीरिक मापदंडों के हिसाब से बने थे। जब एवरेज हाइटी लेडीज की कम होती है तो वो उतनी ज्यादा लंबी बीम या वो कैसे कर सकते, तो उसके अनुसार उनका कहना बिल्कुल जायज था, है ना। तो मैम ऐसे कितने सेक्टर हैं जहां हमें इतने बेसिक बदलावों की जरूरत है? देखिए, सरकारी में तो काफी है, गिनाने लगे तो हम बहुत होंगे, ऐसे बहुत होंगे, पर इन चेंज आया ना। जैसे आप सोचिए, हमारे से पहले कई ऐसे वो चीजें थी जिसमें कोई सोच ही नहीं सकता कि जैसे पुलिस की जॉब है, आर्मी है, या एडवेंचर स्पोर्ट्स है, कोई सोच ही नहीं सकता था उसमें महिलाएं, पर सेंध लग गई ना। बिल्कुल, कोई ऐसा है अभी इस समय, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है या कोई ऐसा जॉब है जिसमें आप कह सकती हैं कि प्योरली पुरुष प्रधान है, मेन एक्सक्लूसिव तो हमने कहीं छोड़ा ही नहीं, सब जगह महिला घुस गई, है ना। और आप अगर देखो तो ये तो हम सरकारी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट में देखिए तो और अच्छा वो है। वहां क्या हुआ, मतलब वहां सोसाइटी ने नहीं, वहां टेक्नोलॉजी ने कमाल किया है। और कैसा कमाल किया है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने ऐसा डेवलप किया, जैसे आज कंप्यूटर पे काम हो रहा है, फेदर टच का जमाना है, आपने उंगली से मोबाइल पे किया, क्या चीज कर सकते हैं आप। उसके लिए कोई फिजिकल इंड्योरेंस की जरूरत नहीं थी, फिजिकल ताकत की जरूरत नहीं थी, तो मेल वाला चीज तो हट गई उसमें से। अब आपके महिला भी बहुत अच्छी तरह काम करने लगी। दूसरा, उसने क्या सहूलियत प्रोवाइड किया आपको, जैसे वर्क फ्रॉम होम, वो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज हो गई। तो आप देखें, प्राइवेट सेक्टर भरा हुआ है महिलाओं से, और लोग चाहते हैं क्योंकि वो सिंसियरली काम करते हैं, है ना, इस टाइप के। और तो वहां आप देखोगे कि महिलाओं के लिए वाकई नए आयाम खुले हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब की कंडीशन हो गई। इधर सोसाइटी का कोई काम कमाल नहीं है, वो अपने पीठ नहीं थपथपा सकता। टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा कोविड-19 का जो काल रहा, जिसने वर्क फ्रॉम होम दिया, नहीं वो पहले भी था। मतलब ये बेसिकली कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है जिसने महिलाओं को ये सुविधा दे दी जो वो चाहती थी, जिसका अभी तक कहीं कंसिडरेशन नहीं था। अगर आप ऑफिसेज में देखें तो भाई, आप
जो बच्चे जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए कहाँ कोई क्रश फैसिलिटी या वो है। अब वो घर में उसको देखभाल करनी है, ठीक है, आपने मैटरनिटी लीव दी है, सीसीएल दी है, वो सब सही है, पर वो उस चीज को केटर नहीं कर सकती ना। बट एक बच्चे को पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको भी आप सही नहीं करते तो आप सोसाइटी के लिए बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसी जनरेशन को लाओगे जिसको आपने प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया है ना। और अगर वो काम कर रही है तो उसको वो दोनों चीज बैलेंस करना बहुत प्रॉब्लम। अब कई आप देखिए कि पैटर्निटी लीव है, अब शुरू हुई है हमारे वहाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखेंगे अगर, तो वहां बराबर है, उसमें बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। ठीक है, बायोलॉजिकल मदर की बहुत आवश्यकता है, उस फैक्टर को आप नहीं नेगेट कर रहे, पर आप एक चीज ये देखिए कि पिता की भी तो आवश्यकता है, वो भी तो बराबर। जहां ये बराबरी की बात आने लगेगी तो लोग वर्क प्लेस पे भी सोचने लगेंगे। अभी आप अगर वर्क प्लेस में कोई कहता है यार मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाना है, या तो तुरंत वो कहते हैं भाई तुम प्रायोरिटी फिक्स करो, अगर तुम्हें बच्चे पालना है तो नौकरी छोड़ो। होता है कि नहीं है ज्यादातर जगहों में, तब जो है वो सहूलियतें मिलने लगेंगी। हाँ, कोई ये सेंसिटाइजेशन ये नहीं सोचता कि यार ये इसी का काम नहीं है, ये इसके पति का भी काम है ना। और जहां वो बराबरी की बात होगी तो वो धीरे धीरे ये चीज, पर ये है कि हाँ चेंज बहुत स्लो है अभी, पर फिर भी हम ये मान सकते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो किसी ना किसी समय हम उस रेस को जीतेंगे। जी बिल्कुल। मैम आपकी भी 2 साल की बेटी है दूरवा, तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं यहाँ घर में? दिमाग तो कहीं ना कहीं एंगेज रहता ही होगा कि यहाँ काम भी करें तो बेटी, वो तो होता है जैसे हाँ। अब पर मैं आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स हैं मेरे साथ, उनकी वजह से एक बहुत काफ़ी सहूलियत है, वो देख लेते हैं। और इससे बढ़िया तो अब होता भी नहीं है कि ग्रैंड पेरेंट्स देख लें, तो उससे मतलब बच्चे की भी अच्छी लर्निंग होती है और एक अच्छा डेवलपमेंट होता है। पर फिर भी रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग अप है, पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो उतनी एनर्जी उनमें नहीं होती, उतने रिफ्लेक्सेस तेज नहीं होते, और बच्चा तो बहुत शैतानी करता है। उस माहौल में लगता है कि जैसे ऑफिस में हो, वो मैंने कई बार इश्यूज उठाए भी हैं कि ऑफिस में क्रच फैसिलिटी हो या वो हो, तो कम से कम बच्चे को ला सकते हो, अपने साथ रख के देख सकते हो। तो ये सब तो होता है। आप आते हैं, अभी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, यहाँ एक अलग टाइप का माहौल है, अलग टाइप के टेंशन्स हैं, और सडनली फिर आपको घर जाके आपको ऑफिस का माहौल क्लोज करना पड़ता है, और फिर बच्चे, पर ये होता नहीं है, वो तो इंटरमिंगलिंग है। पता चला कुछ और चीज़ आ गई तो ऑफिस से भी फ़ोन आ रहा है, या आप ऑफिस आए तो घर से फ़ोन आ रहा है, तो ये अपनी वो परेशानियां तो होती है। जैसे हम देखते हैं कि कार्यस्थलों पे महिलाएं जो है वो 10 बजे का अगर टाइम है तो बिल्कुल 10 बजे दौड़ भाग के पहुंच रही हैं, गाड़ी तेज चला के पहुंच रही हैं, कितने सारे रिस्क जोखिम वो ले रही हैं। आपको लगता है कुछ छूट होनी चाहिए उनके लिए? ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो सरकारी कार्यालयों का स्ट्रक्चर है या वर्क कल्चर है वो महिलाओं के हिसाब से नहीं बना है, इसीलिए जो ये वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है ये उसको बहुत सूट करता है। और ऐसा नहीं, अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर में प्राइवेट में अगर आप देखें जहाँ ये प्रेवलेंट है, अगर काम नहीं हो रहा होता तो प्राइवेट की जो टेंडेंसी होती है जहाँ आपको जितना पैसा देते हैं उससे दुगना वो करते हैं, अगर उनको लगता कि वर्क फ्रॉम होम से काम नहीं हो रहा तो वो कभी एनकरेज नहीं करते। इसका मतलब काम तो बहुत अच्छा हो रहा है उनका, तभी तो वो उस चीज को एनकरेज कर रहे हैं। तो इस टाइप का कल्चर उसको सूट करता है। यह थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए आपके कोलीग्स ने, सबऑर्डिनेट्स ने, सीनियर्स ने कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम है, तो इसको एटलीस्ट हम और कुछ मदद नहीं कर सकते, तो थोड़ा रिलैक्सेशन हमको देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही गहरी बातें आप बता रही हैं मैम, बहुत ही हमारे लिसनर जो हमें सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 91.2 FM पर आप हेलो हल्द्वानी रेडियो सुन रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक रुचिता तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो प्रशासनिक सेवाएं में जो महिलाएं आज आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी तादाद बड़ी है, उनकी संख्या बड़ी है? जैसे आपका पहला बैच था 4 महिलाएं आपने कहा थी, आज के बैच में आपको लगता है कि वो इजाफा हुआ है? डेफिनेटली बढ़े हैं। हाँ, बढ़े हैं जी। और क्या सलाह आप उन्हें देंगे कि निरंतर बढ़ते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। जी जी। ये जागरूकता तो आई है। पढ़ाई में भी आप देखें कि पहले जितना ये था कि ये सब्जेक्ट मत लो, वो सब चीज़ अब काफ़ी हद तक खत्म हुई है। हम ही एज अभिभावक हम सोचते हैं कि वो जो भी करना चाहेगी वो करेगी, वो जो सब्जेक्ट लेना चाहेगी वो लेगी। तो जब हम ये छूट देने को तैयार हैं तो हमारे साथ के जितने भी और हैं वो भी हैं, तो वो चेंजेस तो आए हैं। और फिर अब ज़्यादातर जैसे जो मैं अपने साथ वालों को देखती हूँ वहाँ कहीं लगभग ये भेदभाव नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी लड़की भी उतना ही अच्छा करे जितना उनका बेटा करता है या वो करते हैं। तो ये चेंजेस तो हैं डेफिनेटली। तो इसलिए जो है इन सेवा में भी लोग ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी चीज़ों में भी, बाकी टेक्नोलॉजिकल फील्ड हो या एडवेंचर स्पोर्ट, जो बच्चा करना चाह रहा है बेसिकली अब थोड़ा मतलब इतना चेंज है जहाँ पढ़े लिखा वो है।
स्ट्राटा है, तो वहां पे तो ये है, पर अभी नीचे उसमें जहाँ अभाव है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यस्थलों पे यौन उत्पीड़न को लेकर जो कमेटियां बनी हैं, आपको लगता है वो कुछ सार्थक हैं, कुछ काम भी कर रही हैं, या महिलाएं इतनी मुखर हुई हैं कि वो अपनी शिकायत दर्ज कर पाती हैं, करा पाती हैं, उनको ऐसा माहौल मिल पाता है? कुछ केसेस में तो है, पर इन जनरल अभी एक वो जो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, शर्म जैसी जो होती है, हिचक होती है, वो भी है ना। वो चाहे नौकरी में ज़रूर आ गई हैं, पर आप नौकरी में भी देखिए ना कैसे आए हैं। जैसे अगर किसी महिला की शादी हो जाती है तो आपने जनरली देखा होगा कि उसके इन लॉज हैं या पति हैं, वो बड़े प्राउडली कहते हैं कि हमने उसको परमिशन दे रखी है नौकरी करने की, है ना, होता है ना, परमिशन दे दी हमने। तो ये जो परमिशन वाली बात है, ये जब है तो इसमें तो ऊपर से एक वो हो गया ना, एक मतलब किसी का वो है जिसने आपको, किसी के रहमो करम पे है। हाँ, आप रहमो करम पे है, आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें परमिशन दे दी, आपने परमिशन दी है कि भाई आप जो है दोनों काम बहुत अच्छी तरह करोगे, इसलिए तुमको परमिशन दे दी है। तो आप तो उस अभी परमिशन पे हो, तो जब आप वो परमिशन वाला आता है तो वो अभी डरा सहमा ही तो है। अभी कहाँ उसमें इतना ज्यादा मतलब हुआ, डेफिनेटली एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो बहुत बड़ी चीज होती है, उससे एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तो बढ़ा, पर एकदम नहीं बढ़ा कि वो आके तुरंत आके अपनी हर जगह अपनी राइट्स के लिए लड़ने पड़ लगे। जो कुछ लोग होते हैं जो वाकई इस सबको आत्मसात कर लेते हैं, वो अपनी बात कह भी लेते हैं, पर इन जनरल हम घरों में तो अभी इतने दबे हुए हैं कि हम बाहर नहीं कह पाते। मैम, सलाह क्या है आपकी तमाम महिलाओं के लिए? आगे कैसे बढ़े, कैसे अपना एक ऑरा बनाए कि कोई उसमें दखल ना दे सके, कमजोर ना बने? बिल्कुल, इसमें एक और बात यह है कि ना कि कुछ केसेस में क्या होता है कि हम भी अपनी महिला होने को मिसयूज भी हो जा रहा है, इस वजह से उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो थोड़ा कम हो जा रही है। मेरा ये मानना है कि हमको महिला मतलब महिला होना एक बड़ी गर्व की बात है, तो उसमें अगर हम बराबरी कर रहे हैं तो हमको बराबरी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि जो मतलब एक गलत संदेश दे। कंधे से कंधे मिलाने का मतलब ये नहीं कि हम गलत चीजों में भी कंधा मिलाने लगे ना। हमको एक अपनी तरीके से अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और अपनी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए एक तरीका ढूंढना चाहिए, और अपनी बात कहने का तरीका भी हमारा इस तरीके से होना चाहिए जो खराब सा प्रतीत ना हो, पर हम अपनी बात कह भी लें, है ना। या ऐसा ना हो कि वो लगे कि हम मिसयूज कर रहे हैं या अपने महिला होने को यूज करना चाह रहे हैं। तो बिना उसके, और अगर बिल्कुल ये डेफिनेटली ये तो मैं मानती हूँ कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो अगर कहीं पे भी हम पे उत्पीड़न हो रहा है या हमारे साथ कोई जाति हो रही है, उसको हमें जरूर कहना चाहिए, पर एक ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं कि राजनीति तो बहुत दूषित हो चुकी है, वहाँ पे जो भी महिलाएं जा रही हैं इस तरह की छीटाकशी ही उन पर होती है। कैसे इस माहौल को हम ठीक करें? आपने वही कहा कि एक स्पेस हम बना के रखें अपना और मैच्योरिटी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब राजनीति क्या इन जनरल मतलब ये माहौल है वो ना कि सबसे, अब अगर आप प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखें तो वो है सुरक्षा की प्रॉब्लम। बेसिक चीज जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या हम कह नहीं पा रहे, उसके पीछे भी तो सुरक्षा है ना। हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं, अगर हम कहेंगे तो हम और असुरक्षित हो जाएंगे, तो इसलिए हम कहते नहीं है, है ना। अगर हमको लगेगा कि हम ये सब कहने के बाद भी सेफ रहेंगे तो कहना, फिर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट है। अगर आप देखें कि क्या कहते हैं, सामाजिक बदलाव तब आएगा जब सुरक्षा होगी, सुरक्षा होगी तो सामाजिक बदलाव आएगा। तो ये दोनों कॉज एंड इफेक्ट, एक दोनों मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है एक तरीके से। तो मैम काफी सारी बातें हो चुकी हैं, चलते चलते कोई कविता अगर आप सुनाना चाहिए हमारे श्रोताओं को। मैं शैलजा पाठक जी की एक कविता है जी, बड़ी बेईमान है औरतें, को पढ़ देती हूँ जी। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ उस कविता से जी। बड़ी बेईमान है औरतें, कमबख्त आग से बनी है, क्या बात है, जिद से तनी है, वाह, कमाल की बज्जर है, जिए जा रही हैं, कमाल किए जा रही हैं, वाह वाह। सारा सौर मंडल ही इनके परात में मिट्टी हुआ पड़ा है। ओह, सारा सौर मंडल ही इनके परात में मिट्टी हुआ पड़ा है। डरो डरो कि ये इन्हें मुट्ठी में भर एक फूंक से उड़ा सकती हैं। ये बड़े छोटे का भेद नहीं करती, जरा जरा सी लोइयों से बना देती हैं पूरी दुनिया को एक सा गोल। एक ग्रह से दूसरे की दूरी भी नहीं करती, सब मिले हैं एक में गुत्थम गुत्थ। ये परात ही आकाश गंगा है इनकी,
जब आसमान, ये पारात ये की आकाश गंगा है इनकी, जब आसमान पर उगा दिए तुमने कांटे, इन्होंने खुद बना ली अपनी दुनिया। वाह, समंदर, नदी, तालाब, बावड़ी, सब कुछ ये पूरे आकाश को भरे परात में उतार लाती हैं। उगने डूबने वाले सूरज इनकी अंजलि का मोहताज है। वाह, क्या बात है। नवग्रह मुंह नीचा किए इनके सामने पड़े हैं। ये 7 समंदर वाली परियां थी कभी, अभी 7 समंदर की दूरी पर है। इनके गुस्से से थरथराना चाहिए धरती को। ये रोज ही कितने गिरे उल्का पिंड को अपनी हथेली में धप कर पटक देती हैं। वो बेहद पतला और गोल हो इनके सामने घबराता है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी थाली में रखी रोटी का किस्सा? ये किस आकाश गंगा से होकर आता है? ये आग है, ये हथेलियों में दबी चुनौती है। इस आक्रोश को ग्रह नक्षत्र इनके परात में औंधे पड़े हैं। इस आक्रोश से ग्रह नक्षत्र इनके परात में औंधे पड़े हैं। ये किसी दिन धरती को अपने हाथ और चौके पर घुमा आंच पर रख देंगी। वाह, तुम जिसे डरा रहे हो, डरो उनसे। ये लगातार तुम्हारी ओर बढ़ी चली आ रही हैं। इन्होंने नदियों को आंख में साधा है, इन्होंने पहाड़ को पीठ पे बांधा है। इनके जख्म पर नमक सी आग है। ये 3 हिस्सा पानी वाला भाग है, वाह, चौथे हिस्से को तो ये पेट में पालती हैं। क्या बात है, क्या बात है। तुम कहते हो कमाल की औरतें हैं, कोई काम सुनती नहीं, ये कितना टालती हैं। कमाल है चावल को 5 बार, दाल को बार बार खगालती हैं। ये बुदबुदाती सी मानो प्रलय टालती हैं। ओह, अद्भुत, अद्भुत कविता है और एक बिल्कुल जुदा अंदाज की कविता है। बहुत ही अद्भुत कविता है। बारीक बारीक घर की चीज़ें भी शामिल हैं कि कितनी बार दाल चावल को खगालती है और इतनी बड़ी चुनौती भी दे रही है। पूरा आकाश उल्का पिंड से लेकर क्या क्या नज़ारा हम कर डाले। थोड़ा अगर इनका परिचय आप जानती हो शैलजा पाठक। एक बहुत जानी मानी कवित्री हैं जो इस पे नारी उस पे बहुत ज्यादा लिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ बिल्कुल। उनकी। तो मैम, ये जो लेखन है ना, नई स्त्री का जो ये लेखन आ रहा है, जो स्त्री विमर्श के लिए इतना बड़ा स्पेस हमें दिया है इन महिलाओं ने, जो महानगर की महिलाएं हैं, जो चिंतनशील जो महिलाएं हैं, आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा रोल अदा कर रही हैं, हम सबकी जुबान बन रही हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। इस सब से जो है ना एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। आप पढ़ो तो ही आपको अंदर से आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो डेफिनेटली है। बिल्कुल। अनामिका की जैसे कविता है दुष्चरित्र महिलाएं, वो भी बहुत अद्भुत कविता है, बहुत अच्छी है। और बुरी औरतें एक कविता है, पिछली बार हमने पढ़ी थी यहाँ की, मुझे अब पसंद है बुरी औरत कहलाना। बड़ा अच्छी सी कविता है वो। मणिमाला की कविता है कि वो कहते हैं चला न करो अपनी मर्जी से, कहीं गलत चल गई तो लेने के देने पड़ेंगे। और वो कहती है बोला न करो अपनी मर्जी से, कहीं गलत बोल गई तो लेने के देने पड़ेंगे। एक दिन मैंने कहा कि आज मैं खाना नहीं बनाती, नमक ज्यादा हो गया तो लेने के देने पड़ेंगे। आज मैं कपड़े नहीं धोती, कपड़े मैले रह गई तो लेने के देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब की आवाज ये महिलाएं जो लेखन में हैं वो दे रही हैं उनको। मैम, इतनी अच्छी कविता आपने सुनाई, मैं चाहती हूँ कि एक कविता आप और सुनाएं। बिनते हव्वा, ये शीर्षक है पोयम का। बिनते हव्वा हिना रिजवी की है ये जी। बिनते हव्वा का मतलब होता है डॉटर ऑफ ईव, मतलब जो हव्वा, अब आदम हव्वा होते हैं, हवा की जो बात तो उसकी बेटी। ओके। बिनते हव्वा हूं मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ, है ये पहचान मेरी और यही है तारीफ। क्या बात। मुझको फक है उस कौम से निस्बत है मेरी, फातिमा, मरियम और सीता सी है रहबर जिसकी। क्या बात। मैं भी अशफाक हूँ निगाहों में खुदा की मेरे, मेरी तो गोद में खेले हैं मसीहा कितने। वाह। कितने वलियों ने मेरे हाथ की रोटी खाई, वलियों मतलब साधु संतों ने। जी जी। कितने वलियों ने मेरे हाथ की रोटी खाई, कितने शाहों ने मेरे पाँव में जन्नत पाई। मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही दुनियाए मोहब्बत का हंसी महवर हूँ। मेरे औसाफ गिनाने पर ये कागज कम है, सिर्फ नाजुक हूँ, सिर्फ नाजुक हूँ, मगर रूह मेरी रुस्तम है। मतलब वैसे मैं नाजुक दिखती हूँ पर रुस्तम पहलवान थे। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है, मैंने जज्बों का तसद्दुक व भरम रखा है, मेरी ही जात से मंसूब हर एक रिश्ता है। माँ बहन हूँ, कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ,
कोई किरदार हो मर्दों से वफा करती हूँ। हाँ, मगर शर्त वफा ये है कि पाऊं भी वफा। मैं भी इंसान हूँ, कमतर नहीं रुतबा मेरा। वाह। और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती, जो फकत घर में ही महदूद नहीं रह सकती। गुंचाओ गुल से भी कब चाहिए तस्बीह मुझे, हुस्न सीरत से मेरी दीजिए तरजीह मुझे। वाह। मतलब मेरे अंदर में जो कैपेसिटी उससे उससे मुझे मुझे इम्पोर्टेंस दीजिए, दीजिए। बिल्कुल। मेरी जुल्फों मेरे काजल की ना बातें करिए, कुछ मेरे ज़ौक़ व ज़हनात को भी अच्छा कहिए। वाह वाह। हैसियत हो नहीं सकती नजरअंदाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज मेरी। क्या बात है। आसमां क्या है खला तक की रसाई मेरी, अज़्म दे सकता है खुद बढ़ के गवाही मेरी। वाह। बेनजीर इंद्रा और कल्पना और हीर हूँ मैं, अपने हर ख्वाब की अब जागती ताबीर हूँ मैं। वाह। मेरा हरगिज नहीं कहना मुझे बदतर समझे, मेरा हरगिज नहीं कहना मुझे बरतर समझे, मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझे। वाह। मैं चलूं शान बशाना तो बुरा मत माने, मेरी हुस्मत मेरी अजमत को जरा पहचाने। बिनते हव्वा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, बिनते हव्वा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, नाम औरत है मेरा जात बड़ी है मेरी। वाह वाह, अद्भुत। मुझे लग रहा है कि जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी एक तरह से आ रहा है, क्योंकि स्त्री विमर्श भी है तो अल्पसंख्यक विमर्श भी साथ में चल रहे हैं, दलित विमर्श भी है। हाँ, वाकई जी, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो रुचिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के साथ इतनी सुंदर, इतनी गंभीर बातें साझा करने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो, जैसा कि हम बताते हैं कि एक सामुदायिक रेडियो है, इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।